आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का ये चैप्टर करने लगे हैं और इसमें टेक्निक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है? इट इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू मेजर मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। हम इस टेक्निक के जरिए मास टू चार्ज रेशियो फाइंड करते हैं एक सैंपल के अंदर मौजूद आयंस का। एक एनालिटिकल टेक्निक है, एनालिसिस हम कर रहे हैं सैंपल का और हम ये देख रहे हैं कि एक जो सैंपल है उसमें कितनी तरह के आयंस हैं और उनको हम मास टू चार्ज रेशियो की बेस पर सेपरेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, अब जब ये हम कर लेते हैं मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे आयंस को सेपरेट कर लेते हैं तो वो यूज कहाँ पे होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है या हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूलर masses ऑफ द कंपाउंड, हमें एक कंपाउंड जो है जो कि सैंपल में मौजूद है हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता चलता है। एनालाइजिंग रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो हैं वो कितनी परसेंटेज में मौजूद हैं। एक नेचुरली जो हमारे पास सैंपल है उसमें एक आइसोटोप कितनी परसेंटेज में है, दूसरा कितनी परसेंटेज में है। इलुसिडेटिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थ्रू फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जब हमें मुख्तलिफ पीक्स मिलती हैं मास स्पेक्ट्रा के अंदर, अभी हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उसमें मौजूद डिफरेंट जो पीक्स हैं वो हमें कौन कौन से कैटाइंस के बारे में, कौन कौन से फ्रेगमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उनकी प्रेजेंस, उनकी डिटेक्शन को भी हम देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि हमारे सैंपल में क्लोरीन और ब्रोमीन मौजूद है। रिएक्शन मैकेनिज्म को भी हम स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द मास स्पेक्ट्रोमेट्री डायग्राम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ये डायग्राम है जो कि इसकी वर्किंग को और इसकी कंस्ट्रक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। सैंपल इनलेट है जो कि वेपरस या गैसियस सैंपल को इंजेक्ट करती है ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फिलामेंट नजर आ रहा है, दैट थ्रोज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है। और यहाँ पर सामने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन टावर है, एब्जॉर्प्शन उसकी हो रही है, एनोड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। बीच में से जब सैंपल गुजरेगा, उसके वेपर्स गुजरेंगे तो उनकी आयोनाइजेशन होगी। हाई बीम, हाईली काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब फायर होते हैं तो सैंपल के अंदर से गुजरने वाले एटम्स को आयोनाइज करते हैं, कैटाइंस बनते हैं। ये कैटाइंस जो है वो एक्सेलरेटेड प्लेट्स की तरफ जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, उस कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा। ये जो कैटाइंस हैं दे विल मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे हमने लगाया हुआ है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसको रेडियल पाथ या एक कर्वेचर यानी कि कर्व पाथ देगा, उसको मोड़ेगा और उसको फोकस करवाएगा डिटेक्टर के ऊपर। एंड डिटेक्टर से फिर जो है ये जो करंट जनरेट होगा ये मॉनिटर के ऊपर जाएगा और वहां पे जो पीक्स हैं वो डेवलप होंगी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट कैटाइंस जो है वो इसके ऊपर डिफ्लेक्ट होते चले जाएंगे। हमने कैटाइंस को डिफ्लेक्ट करना है, देन आफ्टर हमने स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है और फिर डिफ्लेक्शन देखनी है। इस तरीके से हमें पता चलता जाएगा कि कितनी तरह के आयंस हैं और उनकी क्या क्या परसेंटेजेस मौजूद हैं बाय स्टडिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज द की कंसेप्ट? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया था और कैटाइंस बनाया था एंड देन सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, और फिर हमने उनको मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे अलग किया। Resulting spectrum provides valuable information about the compound's composition and structure। जो हमें mass spectrum मिलेगा उसको हम स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कौन कौन सा कंपाउंड मौजूद है। The number of peaks in a mass spectrum at proper mass to charge value indicate the number of isotopes present in an element। हमें जो पीक्स हैं, पीक्स की जो तादाद है वो हमें बताएगी कि कितनी तरह के आयंस बनते हैं, और अगर एक एलिमेंट का ले रहे हैं तो हमें पता चलेगा कितनी तरह के आइसोटोप्स हैं।
क्लोरीन में 2 पीक्स आती हैं, दैट शोज के इसके अंदर 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। हाइड्रोजन में 3 पीक्स होंगी, एक बहुत बड़ी होगी, 2 बहुत छोटी छोटी होंगी, दैट शोज कि 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। बोरॉन के अंदर 2 पीक्स आएंगी, B10 एंड B11, दैट शोज के 2 तरह के आइसोटोप्स हैं। हाइट ऑफ द ईच पीक रिप्रेजेंट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप एज अ परसेंटेज। तो नंबर ऑफ पीक्स ने हमें बताया कि आइसोटोप्स कितने हैं या कितनी तरह के आयंस बनेंगे, जबकि हाइट जो है वो हमें बच्चों ये बता रही है कि परसेंटेज अबंडेंस कितनी है। जैसे कि ये आपके पास बड़ी पीक है B10 की और ये 80% दिखा रही है, 80 पॉइंट समथिंग, 80.1, और ये जो है वो आपके पास छोटी पीक है, दैट इज बोरॉन 11, और ये दिखा रही है कि हार्डली 19.9% जो है वो ये प्रेजेंट है। तो 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिल गई। नंबर ऑफ पीक्स कितनी है? 2, तो इसका मतलब है 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है। ये एलिमेंट की बात हो रही है, कंपाउंड की नहीं। कंपाउंड की हम बाद में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर रिलेटिव अबंडेंस 19.90 एंड 80.10, ये इनफैक्ट इनवर्स हो गया, दैट इज 80.1 एंड दिस इज 19.9, राइट। तो ये परसेंटेजेस जो है वो हमें बताती हैं कि एक आयन जो है वो कितनी परसेंटेज में मौजूद है, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। हमने क्या करना है, एक आयन जो है या एक आइसोटोप है उसका मास नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज अबंडेंस को, फिर दूसरे का लेना है, उसका ये आप लेंगे और सम अप करते चले जाएंगे जितने भी आइसोटोप्स होंगे और उनको फिर डिवाइड करना है 100 से, राइट। कैलकुलेट करते हैं जी। फॉर एग्जांपल 10 का जो है वो अबंडेंस इतनी है, 19.90 है, 11 की इतनी है, तो एटॉमिक मास जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स टू 10.801, राइट। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट। मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, हमारे पास एक पीक होती है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है स्पेक्ट्रम के अंदर ये मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करती है किसी भी मॉलिक्यूल का। दिस इज द हाईएस्ट m/z वैल्यू एक्सक्लूडिंग हैवियर आइसोटोप पीक। इसके साथ हैवियर आइसोटोप की पीक भी होगी, बट हमने देखना है कि ये पीक जो है, जो कि अच्छी खासी हाइट में हो सकती है, ये एक मॉलिक्यूल का मास बताती है। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो ऐसे बनता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसको आपने एनर्जी दी और उसका एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, नॉकआउट हो गया, तो आपके पास M पॉजिटिव आयन बन जाएगा, दैट इज द मॉलिक्यूलर आयन। और ये जो मॉलिक्यूलर आयन होगा ये अपनी एक पीक शो करेगा मास स्पेक्ट्रा के अंदर। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक? इट रिप्रेजेंट्स द इंटैक्ट मॉलिक्यूल विद 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, सिर्फ फर्क ये है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इट इज द हाईएस्ट मास टू चार्ज वैल्यू इन द स्पेक्ट्रम। अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला है तो इसका जो चार्ज होगा वो 1 होगा, तो एक्चुअली m/z जो है वो एक मास ही होता है। मास टू चार्ज वैल्यू इक्वल्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब क्योंकि पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है और उसका कोई खास मास होता नहीं है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, तो हम मॉलिक्यूलर आयन का मास ही कंसिडर करेंगे कि ये मॉलिक्यूल का मास है। इट मे बी स्मॉल और एब्सेंट फॉर द कंपाउंड दैट फ्रेगमेंट इजिली। ये छोटी भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है ऐसे कंपाउंड के लिए जो कि फ्रेगमेंट आसानी से कर जाते हैं। अब हम देखते हैं मास स्पेक्ट्रा ऑफ ईथीन। ये आपके पास है मास स्पेक्ट्रा ऑफ ईथीन। दिस इज द पीक दैट शोज 28। ये मास टू चार्ज वैल्यू 28 पे है। दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक। ये आपके पास m+1 है, दैट इज 29। अब देखिए कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24 प्लस 4 दैट इज 28। सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 28 निकलता है।
पीक भी आपको 28 पे मिल रही है। इट मींस कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये आपको बताती है मास का। अब एक छोटी पीक भी है 29 पे, दैट इज M+1। ये क्यों होती है? इसमें से एक कार्बन जो है 12 के बजाय 13 है, यानी C13 आइसोटोप प्रेजेंट है, और अगर C13 है तो 29 हो जाएगा। दैट इज अ वेरी स्मॉल पीक। अब यहां पे एक और वर्ड भी लिखा हुआ, दैट इज द बेस आयन पीक। बेस आयन पीक बच्चों वो पीक होती है जो कि 100% रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो शो करती है। इंटेंस पीक है और 100% रिलेटिव इंटेंसिटी जो शो करेगी उसको बेस आयन पीक कहा जाएगा। तो इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूलर आयन पीक और बेस आयन पीक जो है वो सेम है। उसके बाद बच्चों देखिए 27। अब 27 कैसे बना? C2H4 में से एक हाइड्रोजन रिलीज जब हो गया और आपके पास केटाइन जो बना CTH3, तो दैट इज 27। एक और हाइड्रोजन रिलीज करके जो केटाइन बना C2H6, एक और C2H पॉजिटिव 25, सारे हाइड्रोजन रिलीज हो गए 24। अब यहां पर जो छोटी छोटी पीक्स हैं, दैट शोज कार्बन 12, CH13, CH2 14, अगर एक C13 है तो 15 होगा। इसी तरीके से दो हाइड्रोजन अगर आया तो 2। सो ये नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स हैं जो कि ईथीन के अंदर जो है वो बनते हैं। उन सब ने अपनी अपनी जो है वो पीक शो किया, बट हमारा जो मेजर फोकस है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक पे और बेस आयन पीक के ऊपर होता है, जहां से हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है एक मॉलिक्यूल के बारे में। ये आपके पास बच्चों C5H12 दैट इज अ पेंटेन। अब यहां पर देखिए कार्बन 5 इंटू 12 दैट इज 60 प्लस 12 72। तो 72 के ऊपर अगर आप देखिए तो आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो मिलती है। 73 का मतलब है कि कोई ना कोई कार्बन जो है वो 13 फॉर्म में होगा, तो दैट कम्स टू 73। अब एक हाइड्रोजन अगर रिलीज कर दें तो M-1 पीक आ जाएगी, दैट इज 71। अब यहां पर जो हाईएस्ट पीक है जो कि 100 रिलेटिव इंटेंसिटी शो कर रही है, दैट इज 43 एंड दैट इज बेस आयन पीक। अब ये कैसे बनती है? अगर हम इसको ब्रेक करें कुछ ऐसे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहां पे CH3 CH2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। दैट शोज अ मास ऑफ 43। देखिए कार्बन कितने हैं? 3, दैट इज 36, 39, 41, 43। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव आयन बन गया एंड दैट बिकम द रेडिकल। उसके बाद अब ये भी अगर केटाइन बनता है तो दैट शोज 29। तो ये पीक यहां पे शो होगी। C3H7 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें 42, एक और हाइड्रोजन निकाल दें 41 एंड इसी तरीके से चलता जाएगा। तो दिस इज द मास स्पेक्ट्रा ऑफ पेंटेन। अब ये 15 जो मास टू चार्ज रेशियो है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस केटाइन CH3, कार्बन 12 हाइड्रोजन 3, so that is 15. The base peak is the most intense peak in the spectrum assigned 100% relative abundance and it may or may not be the molecular ion peak. यानी जो बेस पीक है ये सबसे इंटेंस पीक होती है जो कि 100% relative intensity शो करती है। ये molecular ion peak हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन केस ऑफ C2H4 वी हैव सीन कि ये molecular ion जो पीक थी वही बेस आयन पीक थी, बट इन केस ऑफ N-पेंटेन हमने डिफरेंट रिजल्ट जो है वो देखा। राइट, सो हमने क्या पढ़ा मास स्पेक्ट्रा के अंदर? इन एडिशन टू मॉलिक्यूलर आयन पीक, mass spectra often show M+1 and M+ peak due to the presence of heavier isotopes. अगर C13 प्रेजेंट है बच्चों तो M+1 पीक आएगी और ये अपीयर होगी एट 1 M/Z यूनिट हायर देन द मॉलिक्यूलर आयन पीक। जैसे कि हमने 72 देखा था तो एक 73 पे पीक आ गई, तो दैट इज M+1। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। कितने कार्बन है जो कि C13 फॉर्म में है, उस हिसाब से इंटेंसिटी होगी। M+2 पीक क्यों आएगी जी? दैट इज प्रेजेंस ऑफ 2 C13 कार्बन एटम आर द अदर आइसोटोप्स। तो जाहिर सी बात है दो होंगे तो 2 M/Z यूनिट हायर होगी देन मॉलिक्यूलर आयन पीक, यूजुअली मच स्मॉलर देन M एंड M+ आयन पीक। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो कम होते हैं।
फ्रेगमेंटेशन पैटर्न बच्चों हमने देखे थे। व्हेन मॉलिक्यूल्स are bombarded with the electron in mass spectrometer they undergo fragmentation। आयनाइजेशन चैम्बर की बात हो रही है, जब हमने हाई बीम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टकराए तो हमारे पास जो है वो केटाइंस बने। ऐसे बॉन्ड जो कि वीकर बॉन्ड होंगे वो भी टूटेंगे और उससे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 फ्रेगमेंट बना, मिथाइल केटाइन बना 15 दिया, CH3CH2 29 दिया। ये एन पेंटेन की बात हो रही है। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ एन पेंटेन। हमने मास स्पेक्ट्रा देख लिया है। 43 कब आएगा, 57 कब आएगा, 17 कब, 15 एंड 18। एंड इसी तरीके से यहाँ पे देखिए C5H12 जो कि मॉलिक्यूलर आयन पीक थी, दैट इज 72। इसी के बाद 72 राइट। एंड देन आफ्टर CH3 15 पे चला गया, C2H पॉजिटिव 29 पे चला गया एंड 43। सो इस तरीके से जो है वो फ्रेगमेंट्स जो है वो बनते चले जाते हैं। वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट फॉर्मिंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देखी हुई है। टर्शियरी स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी से सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी से प्राइमरी होते हैं, मिथाइल ग्रुप से। The number of carbon atoms in a molecule can be calculated using the relative intensity। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं उसका हम रिलेटिव इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करते हैं m and m positive 1p। उसके लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 100 मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ m positive 1p डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू अबंडेंस ऑफ m positive p। m 1.1 क्यों होता है? बिकॉज C13 इतनी कंसंट्रेशन में जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि जी हमारे पास 27.32 जो है, दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ m पॉजिटिव पीक एंड 2.10 m पॉजिटिव 1 की है। देखते हैं हमारे पास कितने कार्बन एटम्स आते हैं। तो दैट अप्रोक्सीमेटली 6.99, दैट इज 7। तो आपने करना है क्या, m पॉजिटिव 1 पीक लेनी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। m पॉजिटिव पीक जो होगी, m पॉजिटिव 1 जो था, m प्लस 1 जो था उसको 100 से किया, m पॉजिटिव की को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये आप अपने परसेंटेज के हिसाब से करना है, जितनी भी परसेंटेज आपको मिल रही है m+1 की और m p की। राइट। क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रेजेंस को, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव द कैरेक्टरिस्टिक आइसोटोपिक पैटर्न इन mass spectra due to their natural abundances। स्टूडेंट ये मास स्पेक्ट्रा ऑफ ब्रोमो इथेन है और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको दो बड़ी पीक्स मिल रही हैं, 108 एंड 110। 108 एंड 110 जो है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक्स हैं दोनों की दोनों। It is because of C2H5Br positive and it is because of C2H5Br positive। फर्क क्या है, एक में 79 है और दूसरे में 81 है। तो 108 पे आ गई एंड 110 आ गई। ये दो पीक्स हैं एंड दोनों पीक शो कर रही हैं कि ऑब्वियसली ब्रोमीन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। जबकि यहाँ पर जो रिलेटिव इंटेंसिटी है दैट इज 100, वो बेस आइन पीक की है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द दिस फ्रैगमेंट C2H5। इसी तरीके से बाकी पीक जो है वो फ्रैगमेंट्स पीक्स हैं और यहाँ पे ये शो हो रही है कि किस फ्रैगमेंट की वजह से कौन सी पीक जो है वो शो होती है। सो इस तरीके से हमें सैंपल में पता चलता है कि ब्रोमीन जो है वो प्रेजेंट है और उसके दो आइसोटोप्स जो हैं वो एक सैंपल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशन। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाथवे ऑफ द कम्प्लेक्स रिएक्शंस, स्टडिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एंड रिएक्शन काइनेटिक्स। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आज हमने पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है, वर्किंग कैसे करती है और मास स्पेक्ट्रा जो आता है उससे हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। आई होप कि आपके लिए लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा।